देखेंगे यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प दूसरे शब्द युग्मों में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित थे। यानी ये हमारा शब्द एनोलॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार यहाँ पर फूल और गुलदस्ता आपस में संबंध है उसी प्रकार खिलाड़ी के साथ किस शब्द का संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, स्टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है, ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम पता करेंगे कि यहाँ पर फूल और गुलदस्ता का आपस में क्या संबंध है। उसी प्रकार फिर हम क्या करेंगे, खिलाड़ी के साथ शब्द को बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर पता होगा कि जैसे फूल और यहाँ पर क्या दिया, गुलदस्ता। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फूल से क्या बनता है, तो आपको फूल से मिलकर गुलदस्ता बनता है, ठीक है, यानी कि बुके। तो ये आपको पता होगा कि फूल से क्या, फूल से मिलकर क्या बनता है, गुलदस्ता बनता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर खिलाड़ी से बताएंगे तो खिलाड़ी से मिलकर क्या बनता है, सेम संबंध बताना आपको, ठीक है। तो खिलाड़ी से मिलकर क्या बनता है, तो खिलाड़ी से मिलकर आपको पता होगा जैसे फूल से अगर गुलदस्ता बन रहा है तो खिलाड़ी से टीम बनती है। तो टीम ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, समान संबंध का पता करना। जैसे फूल से गुलदस्ता बना है तो खिलाड़ी से टीम बनेगी, यहाँ पर मैदान नहीं बनेगा, मैच नहीं बनेगा, मेडल नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति पैटर्न दिया, इस आकृति पैटर्न में कितने वर्ग है ये आपको बताना है। हालांकि मैंने वर्ग गिनने की ट्रिक बता रखा है इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, लेकिन यहाँ पर भी बता दूंगा, ठीक है। तो वर्ग कैसे गिनने, सबसे पहले तो आप यहाँ पर थोड़ा ट्रिक को समझ लीजिए। ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये हमारे पास एक आकृति है, ये कितने वर्ग है, तो इसमें सिंगल वर्ग है, केवल एक ही वर्ग है, ठीक है। अब ऐसी ही आकृति में आपको यहाँ पर कुछ लाइनें खींची मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लाइन खींच के बता रहा हूँ, जैसे ये वाली बड़ी आकृति, और इसमें आपको कुछ इस प्रकार की लाइनें खींची मिल जाती। तो यहाँ पर आप फिर एक एक करके गिनोगे तो ऐसे में आप गलती भी कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा समय भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक लगाना, ट्रिक क्या लगाना, आपको ऊपर से कॉलम में संख्या लिखना और साइड से। तो हम साइड से सबसे पहले लिख लेते हैं, साइड से ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा है, और ऊपर से लिखेंगे तो ये पहला है, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर देना। जैसे इस 3 का क्या करेंगे, इस 3 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। उसके बाद इस 2 का इस 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर इस 1 का इस 1 का साथ करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इनको ऐसा करने के बाद क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 1 कितने हो जाएंगे 14। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना है 14 आया है। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से क्या करेंगे, इस वाली आकृति में क्या करेंगे, वर्ग गिनेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर तो हमें कॉलम में भी संख्या लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि यह प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी कॉलम में संख्या लिखा, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, सीधे ही लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर देंगे। जैसे इस 4 का क्या करेंगे, इस 4 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 चौको 16 हो जाएंगे। इस 3 का इसके 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे। इस 2 का इस 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 2 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पर आपको पता होगा कि कॉलम में अगर संख्या लिखते थे 1 1 यहाँ पर आता, 1 1 यहाँ पर आता, और इस 1 का भी इस 1 के साथ गुणा होता है, ठीक है। ये बीच में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ लेंगे। तो सभी को यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, तो 16 और 9 25, 25 4 29, 1 30 हो रहा है। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 30 हो रहा है, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, 30 है। ऑप्शन में देखिए 30 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। अभी आपको यहाँ पर एक आकृति पैटर्न दी है, इसमें आयतों की संख्या कितनी है ये बताना है। अभी हमने वर्ग सीखा है, अभी आपको यहाँ पर आयत बताना है। अब आयत गिनने की भी ट्रिक होती है, बस आपको जैसे वर्ग हमने गिना है वैसी ही ट्रिक है उसकी। तो थोड़ा सा मैं इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रिक को समझ लीजिए। मान लो यहाँ पर एक आकृति है, ठीक है, ये हमारे पास एक आकृति है, तो ये हमें अपने आप में क्या है, एक सिंगल आयत है। यहाँ पर कितना आयत है, तो आपको कि ये तो एक ही आयत है, लेकिन आपको ऐसी आकृति फिर आपको और बड़ी देखने को मिले तो फिर वहाँ पर आयत कैसे गिनोगे, कि जैसे यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बॉक्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको आयत गिनना है, तो कैसे गिनोगे, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, कॉलम में संख्या लिखना है। कैसे, देखिए साइड में लिखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। इधर से लिखेंगे तो ये पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा है, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ग में तो लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आयत पूछा है
तो आयत में आपको यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉलम को जोड़ लेना है। कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, एक और दो तीन हो रहे हैं। यहाँ पर सभी को प्लस करने पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं। इधर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक और दो तीन, तीन छः और चार 10, तो यहाँ पर 10 हो रहे हैं। जो जोड़ते हम, ठीक है, जो जोड़ने पर संख्या आ रही है उनको क्या करना, फिर उनको आपस में गुणा करना है। तो 10 का 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में जो वर्ग मतलब आयत की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आकृति में कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर तो ऐसी आकृति दिख नहीं रही, तो यहाँ पर हम सिंगल सिंगल और डबल डबल गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिंगल गिनेंगे तो एक ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है, ये हमारा चौथा है, ये पांचवा। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने, तो टोटल आपको हो गए यहाँ पर हमें 6 दिख रहे हैं। तो सिंगल सिंगल हमें यहाँ पर कितने देखने को मिले, 6 देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर डबल गिनेंगे तो एक हमारा यहाँ पर दोनों से मिलकर बनेगा, कौन सा, ये वाला। उसके बाद एक हमारा इन दोनों से मिलकर बनेगा तो ये 2 हो गए हैं। ठीक है, और एक हमारा यहाँ से इससे मिलकर बनेगा तो ये 3 हो गए। तो यहाँ पर डबल डबल में हमें कितने देखने को मिले, 3 देखने को मिले। इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यानी इस वाली आकृति में जो आयत की संख्या है वो कितनी है, 9 है। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इससे पीछे मैंने अभी जस्ट ट्रिक बताई, उस ट्रिक को आप याद कर लेना। आपको क्या करना है, कॉलम को जोड़ना है। ठीक है, इसमें अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति पैटर्न दिया, इस आकृति पैटर्न में अभी कितने त्रिभुज है ये बताना। जैसे हमने वर्ग सीखा है, आयत सीखा है, अभी आपको यहाँ पर मैं त्रिभुज भी सिखा दूंगा। ठीक है, वैसे तो पहले दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में मैंने बता दिया था कि त्रिभुज कैसे गिनना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, मैं बना रहा हूँ साइड में, ये सिंगल त्रिभुज है। अब इसी में लाइन खींची हुई मिलती तो वहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाते, तो आपको यहाँ पर ऐसी लाइन खींची मिली तो 1 2 एक बड़ा वाला 3, तो इसमें कितने 1 है और इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको और बड़ी देखने को मिले तो फिर आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ पर कैसे गिनोगे। मान लो एक लाइन यहाँ से ये मिली, एक लाइन आपको यहाँ से ये मिली, एक लाइन यहाँ पर ये मिली, तो फिर सिंगल सिंगल नहीं गिन पाओगे। तो ऐसे में भी आपको कुछ नहीं करना है, कॉलम में संख्या लिखना है। ठीक है, नीचे तल से, तो हमारा तल ये वाला है, यहाँ से लिखेंगे तो पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये हमारा चौथा कॉलम। ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ देना। तो 1 और 2 3 4, 3 3 6 4 10 हो रहे हैं। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 10 हो रहे हैं। तो इस आकृति में 10 त्रिभुज है। इस आकृति में अगर कॉलम जोड़ोगे उसी प्रकार 1 और यहाँ पर 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 3, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो ये त्रिभुज गिनने की ट्रिक है। ठीक है, तो मैंने आपको आयत वर्ग त्रिभुज तीनों बता दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाली आकृति में त्रिभुज गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको शॉर्टकट तरीके से गिनना। जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले में कितने हैं, इस वाले में कितने हो जाएंगे, तो अभी हमने देखा था यहाँ पर 1 2 एक बड़ा वाला 3, मतलब इस वाली आकृति में टोटल कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अगर इसमें 3 है तो आपको हो गए यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। यहाँ पर पे कितना होना चाहिए, 3। अगर इसमें 3 है तो सेम हमें यहाँ पर भी दिख रही, तो इसमें भी कितने होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। कितने, तो आपको हो गए यहाँ पर भी 3। अगर इसमें 3 है, एक हमें यहाँ पर भी सेम दिखाई दे रही, तो इसमें भी कितना होना चाहिए, तो इसमें भी 3 होना चाहिए। तो ऐसे करके हमने 3 3 3 3 यानी कि 12 तो हमने ऐसे ही गिना, क्योंकि 3 3 6 3 9 3 12, मतलब यहाँ पर हमने टोटल 12 तो यूं ही गिन दिए फटाफट से। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर देखिए, जैसे इतना सा हिस्से को देखेंगे, इतने से हिस्से में हमें यहाँ पर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो आपको 1 2 3, यानी इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 है। तो सेम हिस्सा हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी कितना होना चाहिए, सेम तरीके से यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। अगर ऐसा ही हमें यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। और इसमें भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो इसमें भी हमारे पास सेम तरीके से 3 हो जाएंगे। तो 3 3 12 हमने यहाँ पर भी गिन लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कोई और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, तो आपको हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब कौन सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक तो हमें यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे और इसको मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा ये वाला बनेगा, इससे ये वाला 1, और एक हमारा इधर से ही बन जाएगा, एक यहाँ से ये वाला बनेगा। ठीक है, एक हमारा यहाँ से ये वाला बनेगा, इसको पूरा करेंगे तो 2 हमें यहाँ पर दिखें। और सेम हमारा यहाँ से भी बनेगा, एक यहाँ से ये वाला बन रहा है, एक, और एक के बाद एक हमारा यहाँ से बनेगा, तो 2 यहाँ से भी बन रहे हैं। अगर 2 2 यहाँ से बनेंगे तो 2 2 तो इधर से भी बनना चाहिए यहाँ से। ठीक है, सेम ऐसे कि ऐसे 2 2 यहाँ पर भी बनना चाहिए, तो 2 यहाँ पर भी है। अगर 2 वहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी होंगे, तो टोटल हमें 2 2 2 2 मिलकर यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 8 दिखाई दे रहे हैं। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो 8 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को भी इसमें प्लस कर देंगे। अभी आपको यहाँ पर कोई और बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको अभी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, तो 12 12 24, और 24 और 8 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये आकृति है, ठीक है, इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या वो कितनी है, 32 से। कितनी हमें यहाँ पर 32 मिली है, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको तीनों सिखा दिया, आकृति में वर्ग, त्रिभुज और आयत। ठीक है, अब बढ़ते हम प्रश्न 5 पे।
5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा वैनारिक दिए गए वर्गों को दर्शाता है। यानी यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, जिसे यहाँ पर भौतिकी दी है, विज्ञान दिया है, जीव विज्ञान दिया है और प्राणी शास्त्र दिया है। 4 शब्द दिए हैं और इनका वैनारिक कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो वेन डायग्राम के प्रश्नों को आपको जब भी सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि जो हमें शब्द दिए उनको ध्यान से देखना है। जैसे भौतिकी है, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, प्राणी शास्त्र है, क्या इनके शब्दों का आपस में कोई संबंध है, ऐसा आप जानते हो, इन शब्दों को जानते हो या नहीं जानते हो। तो आप कहोगे कि हम भौतिक को जानते हैं, विज्ञान को जानते हैं, हम चारों शब्दों को जानते हैं। जब आप जानते हो ना तब भी आपको यहाँ पर क्या करना, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना, तब आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब कैसे देखिए, तो मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का बनाते हैं तो हम शुरू से बना लेते हैं। तो मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर भौतिकी का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, भौतिकी का डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये भौतिकी का डायग्राम है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा आप यहाँ पर किसी का भी बना लो 3 में से। मान लो यहाँ पर मैं सेकंड नंबर विज्ञान का बनाता हूँ। अब विज्ञान का डायग्राम बनाते हम। अब विज्ञान का डायग्राम बनाने से पहले आपको देखना है कि जो हमने अभी भौतिकी का डायग्राम बनाया, कि इनका विज्ञान से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको कि हाँ है, क्योंकि जो भौतिकी है ये विज्ञान के अंदर आता है, मतलब साइंस के अंदर आता है। तो विज्ञान के अंदर मतलब यानी कि विज्ञान का डायग्राम कैसा बनेगा, भौतिकी इसके अंदर आ जाएगा और बड़ा बन जाएगा, ठीक है, बड़ा बन जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। अब तीसरा यहाँ पर जीव विज्ञान का बनाओ या प्राणी शास्त्र का बनाओ, एक ही बात है। तो मान लो सबसे पहले यहाँ पर जीव विज्ञान का बनाता हूँ। किसका, जीव विज्ञान का। अब जीव विज्ञान का भी डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जैसे हमने अभी भौतिकी और विज्ञान का डायग्राम बना लिया, कि इनका जीव विज्ञान से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कि जो भौतिकी है इनका जीव विज्ञान से तो कोई भी संबंध नहीं है, भौतिकी का जीव विज्ञान से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन विज्ञान का जीव विज्ञान से संबंध है। तो जीव विज्ञान भी विज्ञान के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान को बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीसरा शब्द तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, जो है कि प्राणी शास्त्र। अब प्राणी शास्त्र का देखिए, प्राणी शास्त्र और भौतिक का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन प्राणी शास्त्र और विज्ञान का संबंध है। विज्ञान के अंदर प्राणी शास्त्र आता है और प्राणी शास्त्र ही जीव विज्ञान के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये है कि प्राणी शास्त्र का डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम जो चारों शब्द का बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो आप वीडियो देखते हो, पूरा वीडियो को देख लेते हो, लेकिन आप ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, अपने दोस्तों तक भी शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैंने कैलेंडर पर फुल वीडियो बना दिया, तो आप उससे भी देख सकते हो। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वाली, ये आकृति किस विकल्प में है ये आपको बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। और बाकी हाँ, मैंने यहाँ पर जितने भी प्रश्न ऐड किए ये सब PYQ से मतलब पूछे गए प्रश्न है। दिल्ली पुलिस में है, CPO और CGL, उसके अलावा NTPC और ग्रुप D इन एग्जाम से उठाए हुए प्रश्न। और ये सभी आपको पता होगा कि रीजनिंग में मिक्स है, मतलब चैप्टर वाइज हर चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। चाहे रीजनिंग का कोई सा भी चैप्टर, कोई सा ऐसा चैप्टर जो छूट रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उसे नहीं भी लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर घबराने नहीं, सारे PYQ से खुद से सोल्व भी करना है, कि जितना आप खुद से सोल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपको रीजनिंग अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप यहाँ पर खुद से सोल्व करें, वीडियो को रोक कर। अब यहाँ पर ये आकृति आपको विकल्प में देखना है, घुमाने की अनुमति नहीं, वैसी की वैसी देखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर D में दिखाई दे रहा होगा, आपने देखा भी होगा कि यहाँ से ये इतना सा हिस्सा ये वाला बना है, तो ये वाला जो हिस्सा ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा बन रहा है वो हमें यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आकृति केवल हमें ऑप्शन नंबर D में दिखाई दे रही है, वैसी की वैसी, घुमाने की अनुमति नहीं था बोला, तो इसलिए हमने वैसी की वैसी केवल ऑप्शन नंबर D में यहाँ पर पाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा वाला, इस हिसाब से D वाला सही जवाब होगा। तो ये आकृति में हमारा सन्निहित वाला था, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न आकृति के सामने रखे जाने पर छायांकित भाग के सामने कौन सी छवि बनेगी, कौन सी छवि बनेगी, सही छवि बनेगी, ये आपको बताना है। मतलब ये हमारा प्रतिबिंब का प्रश्न है। इस आकृति का प्रतिबिंब आपको पता होगा कि इस साइड कैसे बनेगा, ये बताना है। वैसे हालांकि मैंने पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में भी आपको यहाँ पर प्रतिबिंब के प्रश्न करवाया हूँ, तो कैसे सोल्व करना वहाँ पर आपने सीखा होगा। तो इस प्रश्नों का आप सेकंडों में सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि आपको प्रश्न को जब भी सोल्व करना गलती निकाल के सोल्व करना है। कि जैसे इस साइड अगर इसकी आकृति यहाँ पर बनेगी, जैसे क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर रखा है तो उसकी आकृति उस साइड बनेगी, तो आपको पता है यहाँ पर जो बड़ा वाला हिस्सा वो तो यहीं रहेगा, तो ये तो यहीं रहेगा। हम यहाँ पर विकल्प से गलती निकालते हैं। अगर आप विकल्प से गलती निकाले होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर सभी में एक हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो हमारा कोई व्हाट्सअप DP होते हैं और उसमें जो ब्लैंक दिखाई देता है वैसा दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पर पूरी तरह से काला हो चुका है, यहाँ पर भी पूरी तरह से काला हो चुका है। जब प्रतिबिंब बनता है तो उनके आपको पता है स्थान चेंज होते हैं, लेकिन वो खुद चेंज नहीं होते हैं, स्थान चेंज होते हैं। जैसे ये वाला जो लास्ट में चले जाएगा और ये वाला भी इस साइड चले जाएगा और ये जो सामने वाले वो पास में आ जाएंगे। तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर D में हमें दिख रहा है, ये वाला इसको पलटा देंगे। और बाकी तीनों में तो गलती दी है, वहाँ पर ब्लैक हो चुका है, तो ब्लैक तो होगा नहीं। मैंने कहा कि स्थान चेंज होता है, ना कि उनका
मतलब उनकी आकृतियाँ चेंज नहीं होती, उनका पैटर्न चेंज नहीं हो जाता। जैसे मान लो इसके अंदर ये वाइट वाइट है, तो वाइट वाइट ये हटेगा नहीं, गायब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इनमें कह रहा है कि ये गायब हो रहा है, तो गायब नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो अगर आप इसको बनाते, अपने पेज में बना के उसको पलटाते, दाएँ पलटाते हैं, या फिर जब जल प्रतिबिंब होता है तो अपनी ओर पलटाते, तो ऐसे में ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना और गलती निकाल के आगे बढ़ना है, क्योंकि जब अच्छा स्टूडेंट होता है तो वो गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करके आगे बढ़ जाता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए, यहाँ पर हमारे पास संख्या श्रृंखला का प्रश्न दिया और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है, आपने अगर ध्यान से श्रृंखला के प्रश्नों को प्रैक्टिस किया होगा तो इसे भी आप सोल्व कर लोगे। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ में पूछा था प्रश्न, ठीक है, नहीं एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। तो बताइए क्या हो सकता है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको वीडियो को रोकना और खुद से सोल्व करना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखेंगे तो 30, 30, 45, 90, प्रश्नवाचक चिन्ह 675 लिखा है। मतलब यहाँ पर संख्या अगर उसी संख्या को रिपीट करा, मतलब गुणा किया होगा। कैसे गुणा, मैंने आपको बता रखा कि जैसे 30 से अगर हम 30 को ही लाते हैं तो अंतर करने पर तो 0 हो रहा है, लेकिन इसको हम 1 गुना करेंगे तो 1 गुना करने पर क्या होगा, 30 से कम 30 होगा। फिर आगे देखिए, 30 से अगर हमें 45 लाना है तो अंतर 15 का है, लेकिन इसको अगर हम गुणा करते हैं, जैसे 1 पॉइंट यानी कि 1.5 गुना करते हैं, ठीक है, इसको हम 1.5 गुना करते हैं। 1.5 गुना का मतलब होता है कि जैसे 2 गुना कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, और 1.5 गुना मतलब 45, उसका आधा प्लस होता है। तो 1.5 गुना करने पर यहाँ पर 45 आ रहा है। उसी तरीके से अगर 45 से 90 को देखेंगे तो यहाँ पर 45 का 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर 45 का 2 गुना। तो यहाँ पर आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना। तो अगला यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है पैटर्न के हिसाब से अभी यहाँ पर 2.5 गुना होना चाहिए। कितना गुना, 2.5 गुना मतलब 2.5 गुना। तो 2.5 गुना मतलब 2.5 गुना होना चाहिए। और अगली जो संख्या 675 लिखी, जो 2.5 गुना होने पर जो संख्या आएगी उसका यहाँ पर फिर 3 गुना होना चाहिए। कितना गुना, 3 गुना। तो ये पैटर्न फिर पूरा होगा, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, 2.5 गुना करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर 90 लिख लेता हूँ। 90 गुण हमें क्या करना, 2.5 गुना करना, मतलब 2.5। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपको पता है 9 पंजे 45 का 5 होगा। यहाँ पर पीछे 0 तो लग ही जाएगा, ठीक है, 9 पंजे, क्योंकि ये 0 है तो 0 तो लग जाएगा। 9 पंजे 45 का 5, हासिल का कितना 4 है, 9 दूनी 18, 4 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 22। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो संख्या में जो दशमलव लगा वो एक संख्या को छोड़ के लगा है, मतलब एक संख्या पीछे दशमलव से, तो यहाँ पर भी एक संख्या को छोड़ के दशमलव लगा देंगे। मतलब यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही, 225 आ रही। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 225 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 225 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 225 का तो पता किया 2.5 गुना करके, क्या 3 गुना करके 675 आ रहा है क्या। तो देखिए 25 तिरिया 75 और 2 तिरिया 6, मतलब 225 का 3 गुना करेंगे तो 675 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100% क्या होगा, 225 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान से पैटर्न का पता करना कि पैटर्न यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि श्रृंखला में अगला पद याद कीजिए। ये शब्द श्रृंखला वाला प्रश्न है। मैंने बताया था कि शब्द श्रृंखला वाले प्रश्न भी एडिक्यूटी पैटर्न के हिसाब से पूछ रहे हैं। जैसे सीपीओ में, ये तो दिल्ली पुलिस का प्रश्न है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में पूछा था तो आपको जीडी में भी मिल सकता है, ठीक है। सीएचएसएल में भी किसी किसी शिफ्ट में पूछा था, लेकिन आपको दिल्ली पुलिस में तो एक शिफ्ट में 100% रोज देखने को मिला, ठीक है। हर शिफ्ट में आपको यहाँ पर शब्द श्रृंखला का प्रश्न देखने को मिला ही मिला। तो हो सकता है कि जीडी में भी आपको पूछ ले, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एडिक्यूटी पैटर्न के आधार पर ही अभी वापस से एग्जाम होगी। तो यहाँ पर श्रृंखला पैटर्न को समझिए। सबसे पहले मान लो आवश्यकता है, ठीक है। आवश्यकता के पास यहाँ पर डिजाइन है। डिजाइन मतलब कोई आवश्यकता है तो उसको क्या करते हैं हम, डिजाइन करते हैं। कि मतलब किसी चीज़ की भी आवश्यकता, कोई आवश्यकता हमें, मतलब कोई आवश्यकता है मान लो, ठीक है। तो उसकी हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वो आपको बताना है फिर। तो आवश्यकता है, डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको तैनाती करते हैं। क्या करते हैं, तैनाती करते हैं, ठीक है। तो तैनाती ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ये आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए कि किस चीज़ को हम कैसे रखते हैं या कैसे क्या करते हैं, ठीक है। ये सारा आपको अलग अलग, जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, यहाँ पर कह रहा है कि सी एफ की बहन है, यहाँ पर कह रहा है कि बी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है और एफ का दादा है। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है, तो माँ कौन है ये आपको बताना। मतलब ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और हालांकि अभी मैं रक्त संबंध पे भी फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कैलेंडर डाल दिया है। अभी रक्त संबंध, उसके बाद मैं घड़ी डालूंगा, फिर बाकी बहुत सारे चैप्टर है, मैं एक एक करके भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि 6 व्यक्ति है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ तक है, ठीक है। एफ तक 6 व्यक्ति है। अब इसमें से यहाँ पर कह रहा है कि सी एफ की बहन है, जो सी है वो एफ की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर सी को क्या करता हूँ, यहाँ पर एफ की बहन बनाते हैं। तो सी कौन है, एफ की बहन है, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब आगे प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर बी एफ के
पिता का, यानी कि बी ए मतलब बी ई के पिता का भाई है, जो बी है ई के पिता का भाई है, तो इनमें से तो कोई रिलेशन नहीं, तो इसको छोड़ो, तो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि डी ए का पिता और एफ का दादा है। जो डी है वो ए का पिता है और एफ का दादा। इसका मतलब देखिए ए का पिता है तो इसका ये ए आएगा, ए इसका कौन आएगा, पिता या माता आएगी। और जो डी है ए का पिता है, तो ए का पिता है तो यहाँ पर डी को हम ऊपर रखेंगे, और डी कौन है, ए का पिता है। डी कौन है, ए का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। और एफ का दादा है तो ये सही है कि ये दादा है। इसका मतलब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एफ का दादा, तो ये 100% ये पिता होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, एफ का दादा हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ का ए पिता होगा और ये पिता का पिता है, तो ये एफ का दादा 100% डी होगा। कौन होगा, 100% डी होगा। अब आगे देखिए, प्रश्न ये कह रहा था कि समूह में 2 पिता है, तो 2 पिता हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पर 3 भाई हैं, तो 3 भाई बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए बी, यहाँ पर क्या कह रहा है, बी ई के पति का भाई है। जो बी है ई के पति का भाई है, तो यहाँ पर देखिए ई के पति का भाई कौन है, बी है। तो मान लो अगर हम यहाँ पर ई को रखते, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ई को रखते पत्नी बना के, और बी ई के पति का भाई है, तो वो इसका भाई हो जाएगा। किसका भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका भाई हो जाएगा। बी ई के पति का भाई है तो ये इसका भाई हो जाएगा। या फिर ऐसा भी रख सकते हैं, जो बी है यहाँ पर ई के पति का, तो ई का पति ये भी तो हो सकता है, हम यहाँ पर इसको भी तो रख सकते हैं, बी ई के पति का भाई, तो बी ई के पति का भाई, तो ई का पति डी हो जाएगा और डी का भाई यहाँ पर बी भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी भी इसका भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो सकता है। ये दोनों संभावना वाला है, यहाँ पर हमने या वाला रखा। ठीक है, यहाँ पर हमने या वाला रखा, आपको यहाँ पर लोड नहीं लेना है। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि समूह में 2 पिता है। ठीक है, तो समूह में हमें ये 2 पिता दिख रहे हैं और 3 भाई और 1 माँ है। तो 1 माँ ये यहाँ, ठीक है, 3 भाई है, तो 3 भाई कौन हो सकते हैं, तो हो सकता है कि ये इसका भाई हो जाएगा। और बाकी तो ये 3 भाई है, तो एक भाई ये हो जाएंगे, दोनों भाई ये भी हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 भाई, इसका मतलब ये 100% यहाँ पर ये कौन हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माँ कौन है ये पूछा, तो आप ऊपर वाले रिलेशन में देखो या नीचे वाले में देखो, दोनों में भी माँ कौन आएगी, तो ई ही आएगी। अब इस वाले में देखो या ऊपर वाले में देखो, दोनों में माँ कौन है, तो माँ तो ई ही है। तो ई ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर या में, क्योंकि हमें ये नहीं कहा था कि उसका पति ए ही है, ई का पति डी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने संभावना में रखा था, लेकिन हमें प्रश्न में ये पूछा था कि माँ कौन है, तो माँ आपको कुछ ऊपर देखो या नीचे देखो, माँ तो केवल ई ही रहेगी। ठीक है, कौन, ई। अब बढ़ते हम प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने अभी रक्त संबंध का जो बताया है वो उसी टाइप का प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर माइनस प्लस का अर्थ दिया है और इस समीकरण के हिसाब से हमें यहाँ पर सोल्व करना है। हालांकि मैंने सिखा रखा आपको, बस आपको फटाफट से सोल्व करके आपको यहाँ पर आंसर बता देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, भागित का चिन्ह है। और भागित का अर्थ क्या है कि ए भागित बी का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी का पति है, ए बी का पति, तो यहाँ पर भी पी क्यू का पति हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, क्यू का पति हो जाएगा। ठीक है, सॉरी पिता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी पी क्यू का पिता हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, क्यू का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्यू को नीचे रखेंगे और ये पिता हो जाएगा, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो पी कौन है, तो पी क्यू का पिता है, पी कौन है, तो पी क्यू का पिता है। उसके बाद इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी की माता है, ए बी की माता है। अब ए बी की माता है तो यहाँ पर भी क्यू आर की माता हो जाएगी, क्यू कौन हो जाएगी, आर की माता हो जाएगी। तो आर को कहाँ पर रखेंगे, हम नीचे रखेंगे। वहाँ पर ए बी की माता थी तो यहाँ पर क्यू आर की माता हो जाएगी, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये आर की माता है। ठीक है, आगे देखेंगे आर और एस के बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी हम बताएंगे यहाँ पर आर एस का भाई हो जाएगा। ये जो आर है वो एस का भाई हो जाएगा, तो एस को यहाँ पर रखेंगे, आर एस का भाई है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर एस और टी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या है कि ए गुणे बी का अर्थ है यहाँ पर ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एस टी की पत्नी हो जाएगी। एस कौन हो जाएगी, टी की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम एस को टी की पत्नी बनाते हैं और टी इसका पति हो जाएगा। ठीक है, तो एस और टी आपस में पति पत्नी, और एस का आर भाई है और आर की क्यू माँ है और क्यू का जो पी है वो पिता है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है कि तो यहाँ पर पी का टी से क्या संबंध है, मतलब जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना कि यहाँ पर टी का पी क्या लगेगा, तो टी का पी क्या लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पत्नी की, ये इसकी एस पत्नी है और ये पत्नी की माता है। ठीक है, पत्नी की माता, तो जो पी लगेगा वो पत्नी की माता का पिता लगेगा। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिया है कि पत्नी का माता का पिता दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। बाकी पत्नी की बहन का पिता नहीं है, पत्नी की बहन का पिता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पत्नी की बहन का पिता पी कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो माता का पिता है। यहाँ पर पत्नी के पिता का माता ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि चिन्हों को निम्न प्रकार में मतलब निम्न प्रकार से आपस में बदल दिया जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में से समीकरण चुने। मतलब ऐसा है कि सबसे पहले यहाँ पर प्लस का अर्थ इसने गुणा कह दिया है, गुणे का प्लस कहा और माइनस का भागित और भागित का माइनस कहा है। तो इनको हमें क्या करना है, चिन्हों को चेंज करना और कौन सी समीकरण जो कि सही है मतलब विकल्प में से सही समीकरण चुने, ये हमें प्रश्न पूछा है। यहाँ पर कह रहा है कि सही समीकरण चुने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण में चिन्ह चेंज कर लेंगे। यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे गुणे की जगह। और भागित का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम सीधा यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। और इस समीकरण को हम सोल्व भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 8 और 4 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 4 12, और 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो मतलब सॉरी 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो ये 7 तो सही आ रहा है, मतलब जो हमारे समीकरण पहले वाले ही सही है, ठीक है। लेकिन हम दूसरी को भी एक बार चेक करते, हो सकता है कि वहाँ पर मतलब देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है तो गुणा करते हैं, और माइनस का अर्थ भागित है तो यहाँ पर हम भागित करते हैं। सबसे पहले भाग देंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचेंगे। अब 2 को 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, यहाँ पर 10 लिखा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अभी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना था कि हमारा गणितीय संक्रिया का ही प्रश्न है, बस हमें चिन्ह चेंज करके कौन सी समीकरण सही है वो बताना था। तो हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गई है, हालांकि ऑप्शन नंबर ए बी में मिल जाती है, और कभी कभी ऐसा रहता है कि समय वो करने के लिए आपको सी डी में भी मिलती है, लेकिन समीकरण छोटी है यार, 2 ही चिन्ह को इधर उधर करके आपको डायरेक्ट सोल्व कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर बड़ी समीकरण नहीं, लेकिन ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको। अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया, ये भी वैसा ही प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे एक ही समीकरण दिया गया है जिसे परस्पर परिवर्तन करने पर मतलब करके हल करना है, मतलब हल करना है। तो अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि माइनस प्लस बन जाता है, और यहाँ पर कह रहा है कि सॉरी प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है, और गुणा भागित बन जाता है और भागित गुणा बन जाता है, ठीक है। मतलब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है ये चेंज करके। तो भागित क्या बनेगा, गुणा बनेगा तो गुणे का चिन्ह, और प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और गुणा क्या बनेगा, भागित बनेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इनको डायरेक्ट चेंज कर दिया समीकरण में। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर भाग देने पर हमारे पास जो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं समीकरण को अलग ही लिख लेता, जैसे यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर मैं 100 को लिखता हूँ, और जहाँ पर भागित है तो भागित गुणे में हो जाता है तो गुणा लगा देता हूँ। और यहाँ पर 5 है, 5 के बाद प्लस क्या होता है, माइनस में होता है, उसके बाद 20 है, 20 के बाद माइनस किस में होता है, प्लस में, ये उसके बाद 10 है, और गुणा किस में हो जाएगा, भागित में हो जाएगा, तो यहाँ पर भागित लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमने समीकरण में चिन्ह को चेंज कर लिया, जिसने कहा था कि प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, तो हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग देने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा, ऊपर से हम प्लस उतारेंगे, यहाँ पर 20 को भी उतार लेंगे, माइनस यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो 5 का 100 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 500 को मान लो ऐसा ही उतार देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 20 ही उतरेगा, 20 में से यहाँ पर 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, लेकिन माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 500 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर कितने बचेंगे, तो 485 बचेंगे। कितने बचेंगे, 485। तो 485 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस हमें चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये हमारे पास कुछ शब्द दिए, ठीक है। ये शब्द दिए, इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इस शब्द में जितने भी लेटर यूज हुए वही लेटर यूज होना चाहिए विकल्प में भी, अगर अदरवाइज दूसरा यूज हुआ होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए ऑप्शन नंबर में एच हो रहा है, फिर आई भी हो रहा है, ए में एन भी हो रहा है, जी एस ये हो रहा है, मतलब ये वाला तो बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ये बन रहा है। यहाँ पर अगर हम गलती निकालते हैं तो यहाँ पर नीचे वाले में गलती क्या है, तो ए वहाँ पर नहीं और यहाँ पर ए जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर यू भी नहीं और यहाँ पर यू भी जुड़ा है, ई भी नहीं और ई भी जुड़ा है, तो ये वाले नहीं बनाए जा सकते हैं। बी सी डी नहीं बनाए जा सकते, ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है उसका यूज़ करके, ठीक है। क्योंकि उसने कहा था कि वह शब्द सुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो वो केवल ए बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कथन दिए और निष्कर्ष दिए, तो 3 कथन को हमें समझना है, उसके बाद उसके बारे में 2 निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना। तो हमेशा कथन को सत्य मानना, ये मैंने आपको बता रखा कि हमेशा आपको कथन को सत्य ही मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कथन करें कि सभी चिंपांजी, मतलब चिंपांजी का मैं सी लूंगा, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है। सी मतलब चिंपांजी हो जाएगा, तो सभी के सभी चिंपांजी क्या है, तो सभी के सभी चिंपांजी गोरेला है, ठीक है, गोरिल्ला है। तो सभी के सभी चिंपांजी गोरिल्ला है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चिंपांजी को गोरिल्ला के अंदर बना लूंगा, तो गोरिल्ला को मैं यहाँ पर समझने के लिए जी बना लूंगा। जी मतलब गोरेला, सी मतलब चिंपांजी, ठीक है। अब दूसरे को पढ़ेंगे, दूसरा कह रहा है कि सभी गोरिल्ला, जितने भी गोरिल्ला है वो सभी के सभी क्या है, बंदर है। तो जितने भी गोरिल्ला सभी के सभी बंदर है, तो इनको भी मैं क्या करूँ, बंदर के अंदर बना लूंगा पूरे गोरिल्ला को। तो बंदर
बंदर का मैं यहाँ पर मैं बी ले लेता हूँ, आप ये मत कहना कि मंकी तो एम लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं तीसरे को देखता हूँ, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा में यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कोई भी बंदर, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी बंदर, ठीक है, कोई भी बंदर लंगूर नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी बंदर लंगूर नहीं, तो यहाँ पर मैं लंगूर को बनाता हूँ, लंगूर का मैं एल लूंगा, और कोई भी बंदर लंगूर नहीं तो इनका कोई भी आपस में संबंध नहीं है, तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हमें पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लंगूर क्या है, गोरिल्ला है। क्या आपको यहाँ पर कुछ लंगूर गोरिल्ला दिख रहा है? वैसे हमें यहाँ पर बंदर और लंगूर का कोई भी संबंध नहीं है, ये कहा है कि कोई भी बंदर लंगूर नहीं है, तो गोरिल्ला तो ऑलरेडी बंदर के अंदर है, तो वो कैसे हो सकता है? तो ये वाला तो गलत है, डायग्राम में भी नहीं दिखा और हमें कथन के हिसाब से भी गलत है। दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बंदर क्या है, चिंपांजी है। यहाँ पर सारे के सारे चिंपांजी बंदर के अंदर है, तो कुछ तो होंगे, तो ये बात सही है, यहाँ पर कुछ बंदर चिंपांजी है, तो दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कथन निष्कर्ष के प्रश्नों को बस ध्यान से समझना है, कथन को सत्य मानते हुए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे, और 16 में आपको एक इस टाइप का कथन वाला प्रश्न मिलता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कथन दिए हैं, कथन में जैसे यहाँ पर ये चिन्ह वाले, ये मैंने आपको पहले कल वाले वीडियो में भी बताया था कि ऐसे वाले को कैसे सोल्व करना है, कि जैसे जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा होता है, बंद होता है वो छोटा होता है, और बराबर का मतलब दोनों बराबर है, और इसके नीचे एक लाइन लगती है तो वो संभावना होती है बराबर भी है या से छोटा भी है, ठीक है। बराबर या छोटा मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर या बड़ा, बराबर या छोटा, ये इस लाइन का मतलब होता है। तो ये मैंने बता रखा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर निष्कर्ष से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। कैसे? देखिए पहला वाला कह रहा है कि पी एम से बड़ा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी जो है वो एम से बड़ा है, क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला है, तो एम से बड़ा पी और एम छोटा है, तो यहाँ पर हम एम से पी की ओर जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर पी बड़ा होना चाहिए और एम छोटा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एम से इधर पी की ओर जाते हैं, ठीक है, पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर हालांकि हमारे पास कोमा भी लगा है, लेकिन कोमे के हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर पी बड़ा रहेगा एम से, क्योंकि यहाँ पर कोमा लग चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास कोमा लगा है, और कोमा में आपको पता है कि इनका और इनमें एन दिख रहा है, एन, और यहाँ पर तो इन तीनों का कोमा लगा है, ठीक है, इन तीनों में अलग है। ये वाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तीनों अलग है, ये तीनों अलग है, ठीक है, और ये तीनों अलग है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या एम जो है पी से छोटा है क्या? तो हम कह नहीं सकते 100%। वैसे भी यहाँ पर बड़े वाला चिन्ह लगा, चिन्ह विपरीत भी है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला गलत होगा कि पी बड़ा होगा एम से, हम ये 100% नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि कोमा लगा है। और दूसरे में देखेंगे, दूसरा वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए दूसरा कह रहा है कि एन छोटा और पी बड़ा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि एन छोटा और पी बड़ा है तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें अगर हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर तो आपको पता है कि ये निशान इधर मिला था, मतलब एम बड़ा बता रहा था पी से, लेकिन इसमें जाएंगे तो एन छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये निशान भी है, ये निशान भी है, ये निशान भी है, तो यहाँ पर सभी में पी हमारा बड़ा ही इशारा कर रहा है, और एन और यहाँ पर क्यू और यहाँ पर पी है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सही है कि एन छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला अनुसरण करेगा, तो केवल हमारे पास सत्य कौन है, 2 है, मतलब केवल यहाँ पर 2 असत्य है या सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, ये तो सत्य हो सकता है, लेकिन केवल 2 सत्य है, यहाँ पर असत्य असत्य दिया है और यहाँ पर भी असत्य दिया है, ठीक है। तो ये सत्य हो सकता है क्या? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर संभावना में दिया है, तो हमें यहाँ पर दोनों की दोनों असत्य लग रहे हैं, मतलब दोनों की दोनों सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम कोमा वालों को समझें, अगर हम यहाँ पर फिर भी कोमा वालों को समझते तो कोमा वाला में हमें तो यहाँ पर पहला वाला सत्य लगेगा अगर हम संभावना में जाएंगे, और दूसरा वाला असत्य लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहला वाला अगर हम संभावना में जाएंगे तो वो कैसा लगेगा, तो आप कहोगे वो सत्य लगेगा। कैसा लगेगा? सत्य लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर केवल पहला असत्य, ठीक है, केवल पहला असत्य है, और ये वाला जो है वो सत्य है, क्योंकि ये हमें सत्य लग रहा है और ये असत्य लग रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में असत्य असत्य दिया। अगर यहाँ पर कहता है कि सत्य दिया जाता है तो हम ऑप्शन नंबर ए को लगाते हैं। अब यहाँ पर असत्य लगाना, तो दूसरा जो हमारा पहला गलत है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, केवल निष्कर्ष पहला असत्य है, ठीक है, क्योंकि इसने असत्य दिया है। सत्य दिया जाता तो हम यहाँ पर दूसरे को लगाते हैं, और असत्य दिया गया तो हम पहले को लगा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया, ये प्रश्न थोड़ा सा हटके प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा था, सीपीओ में, सीजीएल में आपको ये प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है, हर शिफ्ट में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिला है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा कि यदि किसी भी संख्या ए और बी के लिए मतलब मान लो ये संख्या ए और बी है, ए और बी के लिए ए प्रतिशत बी मतलब को ए प्रतिशत बी को यहाँ पर क्या लिखना है, 2 कोष्टक में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4b + 1 करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको सीधे सीधे मान रखना है। मान कैसे रखना है, तो यहाँ पर देखिए कि जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ए प्रतिशत बी है, ठीक है, ए प्रतिशत यहाँ पर क्या है, ए प्रतिशत ये बी है, और इसको क्या है, तो इसको इसका बराबर में ले लेता हूँ कि यहाँ पर 2a कोष्टक में यहाँ पर क्या है, ए
प्लस बी है, ठीक है। कोष्टक में ए प्लस बी है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका वर्ग करता हूँ तो ये वर्ग है, फिर कोष्टक बंद हो रहा है, फिर माइनस 4b, यहाँ पर क्या है 4b है और प्लस 1 है, ठीक है। ये इसका है a% b। अब यहाँ पर हमने a% b दिया था और यहाँ पर a% मतलब 2% 7 संख्या दी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या को रखेंगे। जैसे यहाँ पर a की जगह 2 को रखेंगे प्रतिशत और b की जगह हम 7 को रख देंगे और बराबर में अब समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 को रखा और यहाँ पर हमने 7 को रखा। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 को ले लेंगे, 2 तो वहाँ पर ऑलरेडी दिया है, ठीक है। 2 को ले लेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, ए के स्थान पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ए के स्थान पर 2 को रखेंगे, प्लस लगाएंगे, बी के स्थान पर क्या करेंगे 7 को रखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, कोष्टक बंद करेंगे, माइनस 4 के स्थान पर 4 को रखेंगे, बी के स्थान पर क्या रखेंगे 7 को रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पर हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम 7 को रखेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 को ऐसा ही रख लेंगे। अब इस समीकरण को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले कोष्टक सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है और 49 और 2 को जोड़ देंगे तो कोष्टक को सोल्व करने पर हमारे पास कितना आएंगे, तो यहाँ पर कितना आएंगे 2 और कोष्टक में कितना आएगा, तो यहाँ पर 7 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर 7 का वर्ग 49, 49 में 2 को जोड़ेंगे तो 51 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कोष्टक को सोल्व करने पर 51 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 51 आएगा, तो 51 को लिखता हूँ और माइनस ऊपर से 4 गुणे 7, इसको हम सोल्व कर भी सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 गुणे 7 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद अब ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो गुना होगा, यानी कि 51 दूना कितना हो जाएगा, तो आपको हो गए 51 दूना 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 102, ऊपर से क्या करेंगे माइनस उतारेंगे, इसको भी गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 728 के बाद प्लस 1 उतार लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 102 में क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसमें माइनस कर लो, तो यहाँ पर 28 में से 1 को घटाएंगे तो 27 बचेंगे, माइनस का ही रहेगा, यहाँ पर 27 माइनस का उतार लेते हैं, ठीक है। और इसे सोल्व कर देंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 102 में से अगर हम 27 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 75 बचेंगे, यानी कि 75 बचेंगे। तो यहाँ पर कितना इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान क्या हुआ, तो इसका मान हुआ है 75 हुआ है। तो 75 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर प्रश्न को समझ के मान रखना है, ठीक है। हालांकि ये रीजनिंग सेक्शन का प्रश्न, आप ये मत करना कि ये आप मैथ्स करा रहे हो, ये गणित का प्रश्न नहीं, ये रीजनिंग सेक्शन का ही प्रश्न है। क्योंकि अभी एग्जाम में सेक्शन वाइज हुआ था तो सेक्शन वाइज में ऐसा भी वहाँ पर आपको मालूम है कि परसेंटेज का भी दिया था कि एक व्यक्ति की आय इतनी है और इतनी खर्चा कर दी है तो उसकी बचत कितनी है, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा भी रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अगर किसी ने एग्जाम दियो, दिल्ली पुलिस हो या फिर कोई सी भी सीपीओ हो या सीजीएल की एग्जाम दियो, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ वाकई में ऐसे प्रश्न आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट नहीं दिए होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के प्रश्न कहाँ है। तो ये जो प्रश्न आपको अभी दिख रहा नहीं है रेलवे का ही प्रश्न, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और शिफ्ट है इसकी शायद 17 तारीख है, ठीक है। तो ये रेलवे का प्रश्न है। तो ऐसा है कि मैं मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैंने पहले बताया था आपको। तो अगर किसी ने दिया हो एग्जाम तो मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ सर इस टाइप के प्रश्न हमें देखने को मिले थे और हमने उन्हें सही किया भी। अगर आपसे हुआ तो बताइए, नहीं तो कैसा भी आप बता दो कि हाँ हमें मिले थे ऐसे प्रश्न, ये मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर दिया हो तो कमेंट करके बता दो प्लीज़, कोई भी स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप मतलब युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको बताना कि 4 विकल्प है, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करना है। तो लेटर में मैंने आपको बता रखा है कि जैसे देखिए जी से आई को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था आपको कि जी 7 पे आई 9 पे मतलब 2 प्लस, और आई से क्या करेंगे डी को देखेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस, आई 9 पे डी 4 पे मतलब यहाँ पर 5 माइनस हुआ है। सेम उसी तरीके से एम से ओ को देखेंगे तो एम एन ओ मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस है, और ओ से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 माइनस है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 माइनस है। फिर के से एम को देखेंगे तो के बाद क्या था के एल एम मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस है, कितना प्लस है तो आपको होगा यहाँ पर भी हमारे पास 2 प्लस है, कितने 2। और एम से जी को देखेंगे तो एम 13 पे जी 7 पे तो 13 7 मतलब यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 माइनस हो रहा है। फिर आई से के को देखेंगे तो आई के मतलब यहाँ पर 2 प्लस है, और के से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस है। तो आपको अभी अलग कौन दिख रहा है, तो आपको होगा अलग हमें ये वाला दिख रहा है। तीनों एक जैसे 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस, लेकिन इसमें 6 माइनस हो रहा है तो यही वाला हमारा यहाँ पर अलग होगा ग्रुप से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से यहाँ पर जी सी के एच का संबंध ई ए आई एफ से है, उसी प्रकार जे एफ एन के का संबंध एच डी एल आई से है। यहाँ पर कह रहा है कि समान तर्क का अनुसरण करते हुए एम आई क्यू एन का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है, ये आपको बताना है। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। मतलब हमें लेटर का संबंध निकालना, आप एनालॉजी टाइप में भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का हम इसको देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला दिया है तो सबसे पहले देखिए
यहाँ पर अगर हम देखिए जी से ई को देखेंगे तो आपको हो गए ABCD में 2 माइनस हुआ है। सी से ए को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। के से आई को देखेंगे तो 2 माइनस है। एच से एफ को देखेंगे तो 2 माइनस है। अब हम सेम यहाँ पर देखेंगे, जैसे जे से क्या करेंगे, एच को देखेंगे 2 माइनस है। एफ से क्या करेंगे, डी को देखेंगे 2 माइनस है। एन से एल को देखेंगे 2 माइनस है। के से आई 2 माइनस है। तो यहाँ पर हमें जो लॉजिक मिल रहा है वो 2 माइनस वाला मिला है। तो सेम तरीके से इसमें भी 2 माइनस कर लेंगे। तो एम में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहला हमारा के बचेगा, क्योंकि एम 13 पे आता है, 13 में से 2 मतलब 11, 11 नंबर पे क्या आएगा के। और आई में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। और क्यू में से 2 माइनस करेंगे तो ओ आ जाएगा। और एन में से 2 माइनस करेंगे तो एल आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन में देखेंगे KGOL, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ये सरल प्रश्न है, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। अब मैं अगर मेरी तरफ से अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाता वो वाला, अभी तो मैं PYQ चला रहा हूँ, आगे मैं ऐसे प्रश्न ऐड करूँगा जो थोड़े से डिफिकल्ट है, जिनको आपको सोल्व करना चाहिए, तो मैं ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हेस और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और समानुपात के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न को संबंध के समान हो। मतलब यहाँ पर यह प्रश्न हमारा NTPC में पूछा गया। और ऐसे प्रश्न जो हमको हेस और प्रतिशत वाले जो चिन्ह वाले देखने मिलेंगे ना एनालॉजी में, वो आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान क्या होगा ये आपको बताना, कि हेस के स्थान पर कौन सा लेटर और प्रतिशत के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे ये आपको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको ऑप्शन से उठाकर सोल्व करना। कैसे, देखिए मान लो हम ऑप्शन ए को चुनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन ए को चुन रहे हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पर हेस बराबर SEY दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, SEY सीधा हम हेस के स्थान पर रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रखना है, क्योंकि इसने कहा है। और प्रतिशत बराबर JLP दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, JLP रख लेंगे, ठीक है, JLP। अब इसमें हम क्या करते हैं, एनालॉजी टाइप से संबंध देखते हैं कि जैसे इन दोनों का संबंध होना होगा ना, वैसा कि वैसा यहाँ पर भी होना चाहिए। प्यार ये अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर एस से क्या करेंगे, वी को देखेंगे तो एस 19 पे भी हमारा 22 पे 3 प्लस हो रहा है। और ई से एक्स को देखेंगे तो फिर आप यहाँ पर कहोगे 5, उधर जाएंगे तो 30, 30 से 24, 6 माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, 3 प्लस हुआ था और यहाँ पर 6 माइनस हुआ है। और यहाँ पर वाई से बी को देखेंगे तो बी मतलब 28 हो जाता है। 28 में से 3 माइनस, यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है। 3 प्लस 6 माइनस 3 माइनस, सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जी से जे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था, आपको 3 प्लस हुआ, ये तो ठीक है। आई से एल, आई हमारा कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। एल हमारा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। फिर एम से पी, एम हमारा 13 पे, पी 16 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो माइनस हो रहा है और प्लस भी करेंगे तो देखिए ई से एक्स मतलब बहुत लंबा जाएगा। तो यहाँ पर -6 हुआ, -3 हुआ, तो ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। अब दोनों पैटर्न अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं फिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को हटा देंगे। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, यहाँ पर SUY है, तो यहाँ पर वापस से रख देंगे S, उसके बाद U है, Y है, इनको रखेंगे और फिर इनको चेक करते हैं। SUY रखा और इधर क्या है, यहाँ पर प्रतिशत बराबर JLP है, तो यहाँ पर हम J को रखते हैं, यहाँ पर L को रखते हैं, यहाँ पर P को रखते हैं। तो ये तो वही वाला है JLP जैसे हमने अभी चेक किया था। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो आपको पता है कि इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। तो इसमें तो सभी में 3 प्लस हो रहा है, क्योंकि हमने अभी JLP को चेक कर लिया था। यहाँ पर देखेंगे एस से वी को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था, आपको कि यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर यू से एक्स को देखेंगे, यू 21 पे, एक्स 24 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। वाई से पी को देखेंगे तो वाई 25 पे, बी आगे जाएंगे 2 नंबर में, मतलब 28 पे चले जाता है। तो यहाँ पर भी कितने 3 प्लस हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 प्लस मिल चुका है, मतलब दोनों में समान पैटर्न मिला है। अब दोनों में समान पैटर्न है तो यहाँ पर हेस बराबर SUY आएगा और प्रतिशत बराबर JLP आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। तो आपको ऐसे प्रश्न को इस तरीके से सोल्व करना है, जैसे एनालॉजी ही है लेकिन आपको ऑप्शन से उठाकर रख के फिर सोल्व करना, ठीक है, ये न्यू पैटर्न का है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द मतलब युग्म को समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हमें 2 युग्म दिए, ठीक है, दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं, तो इनका हमें पता करके फिर किस विकल्प में ये बताना है। तो पता कीजिए, दोनों में आपको सबसे पहले तो पैटर्न का पता करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर के से एच को देखेंगे तो के 11 पे, एच हमारा 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हुआ है। एन से के को देखेंगे तो एन 14 पे, के 11 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। उसके बाद आर से एस को देखेंगे तो आर एस मतलब यहाँ पर +1 हो रहा है। तो पहले 2 में 3 माइनस, लास्ट में 1 प्लस।
क्या यही वाला नीचे भी हो रहा है क्या? तो यहाँ पर देखिए टी से क्यू को देखिए, टी हमारा 17 मतलब टी 20 पे क्यू 17 पे, यानी यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। जी से डी को देखें, जी 7 पे डी 4 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। के से एल को देखें तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों में हमें समान पैटर्न मिल चुका है कि पहले दो में 3 माइनस और लास्ट में 1 प्लस। तो ये वाला हम चेक करते हैं। अब हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि लास्ट में 1 प्लस किस में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एल एम इसमें हो रहा है, मतलब मैच हो रहा है। यहाँ पर आई से एल क्या 1 प्लस हुआ? नहीं हुआ है। पी से आर क्या 1 प्लस हुआ? नहीं हुआ है। क्यू से यू क्या 1 प्लस हुआ? नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पर लास्ट वाले से हमने चेक कर लिया कि एल एम मतलब ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। लेकिन हम इसको पूरा देखते हैं। जैसे एफ से सी, मतलब एफ हमारा 6 नंबर पे और सी 3 नंबर पे 3 माइनस हुआ है। एक्स हमारा 24 पे है और यू 21 पे, यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। तो डबल 3 माइनस और 1 प्लस देखना था, तो वो हमें ऑप्शन नंबर ए में मिला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो बस आपको यहाँ पर इन समूह की तरह क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। ऐसा प्रश्न मैं आपको अभी टेस्ट के तौर पर दूंगा अभी, ठीक है, संख्या वाला। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। जिसे आपको दिशा पता होगा कि ऊपर की ओर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण रहता है, राइट में पूर्व होता है, लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये दिशा है और हमेशा राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। अब हम यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञानेश बिंदु वाई से शुरू करता है, मतलब ज्ञानेश से जो बिंदु वाई से चलना शुरू कर रहा है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं शुरू से बनाता हूँ। ज्ञानेश बिंदु वाई से शुरू करता है कि मान लो ये बिंदु वाई है, ये क्या है, ये बिंदु वाई है, ठीक है। यहाँ पर मैं बिंदु वाई बना देता हूँ कि ये बिंदु वाई है और यहाँ से ज्ञानेश शुरू करेगा चलना। ये बिंदु वाई से ज्ञानेश शुरू करेगा और क्या कह रहा है कि और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये दक्षिण नीचे की ओर रहेगा। तो ये 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको 11 लिख लेता हूँ। ये 11 किलोमीटर का है। उसके बाद 11 किलोमीटर ड्राइव करा है, फिर यहाँ पर क्या करा, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब फिर ये क्या करा, यहाँ से नीचे आया और बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ता है और 45 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये यहाँ पर आया था, यहाँ तक आया था और बाएं मुड़ेगा, तो बाएं इसका किस साइड होगा है, तो बाएं इसका इस साइड होगा। और यहाँ पर कितना कर रहा है, वो 45 किलोमीटर कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये 45 किलोमीटर करा है, ठीक है। कितना करा है, तो आप कहोगे यहाँ पर ये 45 किलोमीटर ड्राइव करा है। और कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से, ठीक है। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। आगे प्रश्न क्या करा, फिर आगे करा कि दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब फिर से यहाँ पर गया और दाएं मुड़ेगा, और दाएं मुड़ने पर वो कितना किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, तो 29 किलोमीटर कर रहा है। कितना कर रहा है, 29। तो यहाँ पर दाएं मतलब नीचे जाएगा और कितना कर रहा है, 29 कर रहा है। तो यहाँ पर मैं 29 चला देता हूँ। तो ये जो टोटल यहाँ पर इसने कितना कर लिया, तो आपको यहाँ पर इसने 29 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, ठीक है, नीचे। अब ये यहाँ पर पहुँच गया है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न हमें आगे कह रहा है कि फिर देखिए, फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर से दाएं मुड़ेगा, तो दाएं इसका इस साइड होगा और कितना कर रहा है, तो वो 18 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 18 किलोमीटर चला देता हूँ। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं अभी येलो कलर लेता हूँ। फिर वह कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और यहाँ पर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। दाएं मतलब ये यहाँ पर पहुँचा था, दाएं मतलब फिर ऊपर जाएगा और ऊपर कितना कर रहा है, 13 किलोमीटर कर रहा है। क्योंकि ये टोटल 29 है, तो ये हम 13 बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर कितना, यहाँ से ये दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पर जाएगा और ये कितना कर रहा है, वो 13 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है। यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर ड्राइव करता है। 29 किलोमीटर, ठीक है, ये वाला, ये जो 29 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है दाएं मुड़कर। तो दाएं यहाँ से ये यहाँ पर था, दाएं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा। तो यहाँ पर इतनी जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से इतना जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, क्योंकि ये 18 है, मतलब 29 है तो ये आगे और जाएगा इससे, ठीक है। कि 29 किलोमीटर यहाँ पर तो 18 हो गया, तो आगे जाएगा। और ये वाली डिस्टेंस टोटल इसने कितनी की, तो आपको होगा यहाँ पर टोटल इसने 29 किलोमीटर की है, ठीक है। कितनी, ये वाली 29 किलोमीटर की। तो यहाँ पर मैं 29 लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दाएं मुड़ के इसने 29 चला है। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि बाएं और बिंदु जेड पर रुकने के लिए, बाएं बिंदु जेड पर रुकने के लिए वह 27 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो यहाँ से यहाँ पर पहुँचा था और बाएं बिंदु जेड पर पहुँचने के लिए बाएं की ओर 27 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये वाली 13 है तो ये वाली 11 होना चाहिए, क्योंकि 11 13 टोटल, सॉरी ये 16 होना चाहिए। तो ये 16 है, तो अगर ये कितना कर रहा है, ये 27 कर रहा था, ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चले जाएगा, कितना, यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। कितना चले जाएगा, ये इतना चले जाएगा। और ये कितना है, टोटल 27 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, ठीक है। कितना, ये 27 किलोमीटर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसने ये वाली कितनी कर ली, दाएं मुड़कर 27 किलोमीटर की है और यहाँ पर जेड पर पहुँच गया, बिंदु कहाँ पर, जेड पर पहुँच गया है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु वाई पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे छोटी दूरी मतलब, और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो बताइए बिंदु वाई पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर ये वाली 13 है तो इसका मतलब ये वाली भी कितनी होगी, 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये वाली भी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी 13 हो जाएगी।
अब आप कहोगे अगर ये वाली 18 है, ये वाली 18 है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली 18 है, मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 29 थी। टोटल यहाँ से 18, लेकिन ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 29 थी। तो 18 में से 29 को घटाएंगे, 18 में से 29 को घटाएंगे तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? 11 बचेगी। कितनी बचेगी? 11 बचेगी। तो ये 18 से 18 इधर कट जाएगा और ये 13। देखिए अगर ये वाली यहाँ पर कितनी है तो आप कहोगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये 13 थी तो ये वाली भी 13 हो गई। अब ये टोटल यहाँ से इतनी कितनी थी? 29 थी। तो 29 में से इस 13 को घटा देंगे तो यहाँ वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? तो इस 29 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? तो 13 घटाएंगे 29 में तो यहाँ पर 16 बचेगी। कितनी बचेगी? 16 बचेगी। तो ये 13 से 13 भी कट जाएगा। अभी हमारे पास ये वाली डिस्टेंस बाकी है, ठीक है, इतनी वाली हमारे पास है। ये वाली 16 है, ये वाली 11 है। अब ये वाली अगर 16 है तो ये वाली भी 16 होना चाहिए। ये वाली कितनी होना चाहिए? 16 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली 16 है। अब ये वाली 16 है तो 16 से 16 कट जाएगा और यहाँ पर 27 है। तो जो ऊपर वाली 16 में से मतलब 27 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी बचेगी? ऊपर कितनी बचेगी? तो आप कहोगे ऊपर जो बचेगी वो 11 बचेगी। कितनी बचेगी? 11 बचेगी, क्योंकि ये 16 है तो 16 16 कट जाएगा तो ऊपर 11 बचेगी। अब ये वाली 11 है तो ये वाली भी 11 होना चाहिए। ये वाली भी कितनी होना चाहिए? 11 होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाली भी 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखिए अब ये 11 है और ये भी 11 है, तो 11 से 11 कट जाएगा और यहाँ से इसको इस वाले वाई पे स्थान पर आना है। तो यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? तो ये वाली डिस्टेंस देखिए 45 और 11 दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो 45 और 11 टोटल यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 56 हो जाएगी और वो यहाँ से इस साइड आएगा। इस साइड आएगा तो ये वाली दिशा कौन सी है? तो पश्चिम है। तो पश्चिम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में पूछा था, तो आपको इतने बड़े प्रश्न देखने को मिलेंगे, बस आपको यहाँ पर ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ABCDEF और G यहाँ पर कह रहा है कि एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न और ये गोल मेज मतलब व्रत में बैठे हैं। तो हम यहाँ पर व्रत में बिठा देते हैं डायरेक्ट, कि व्रत में बिठाना मतलब यहाँ पर गोल बनाना। ये तो आपको मैंने बता रखा, हर बार का गोल बना लो। और कितने लोग हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2, उसके बाद 3 3 के बाद ये 4, फिर 5, फिर 6 और 7 लोग हैं। और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब ये अंदर की ओर देख रहे हैं, जैसे आपका दायां बायां वैसा उनका भी है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? हम प्रश्न को पढ़ के सोल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए और ई के बीच केवल सी बैठा है। ए और ई के बीच केवल सी बैठा है। तो मान लो मैं यहाँ पर ए को बिठा देता हूँ, ए और ई के बीच मतलब ई को मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, ठीक है। ई और ए के बीच केवल सी बैठा है तो यहाँ पर हम सी को बिठा देते हैं। मान लो ये ई यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे ई यहाँ पर और यहाँ पर सी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, उधर बिठा दिए। इनको चेंज भी करना पड़ सकता है। अभी प्रश्न क्या कह रहा है? तो ए और ई के बीच सी बैठा है, केवल सी, तो हमने केवल सी को बिठाया। फिर आगे यहाँ पर करके ई डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ई है वो डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम डी को बिठाएंगे तो डी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन आएगा? ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाईं और तीसरे स्थान पर है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि बी डी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। जो बी है वो डी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। यहाँ पर कह रहा है कि ठीक पड़ोस में बैठा है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। डी के बाएं, ठीक है, बी डी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। फिर आगे प्रश्न करें कि जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो जी है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर जी नहीं आएगा, फिर जी यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक व्यक्ति बच गया है। कौन बचा? एफ। तो एफ फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर आना चाहिए। हमने यहाँ पर सातों को बिठा दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सी के दाएं गिनने पर सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो सी के दाएं गिनने पर, तो सी का दायां किधर होगा? तो सी का दायां इस साइड होगा